गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग होमवर्क वाला डे 12 करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 6th शीट हम लोग करेंगे। 6th डीपीपी स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है ना। और जो प्लेट है वो yz प्लेन पर है, x y z। और जो हमारी प्लेट है जिसके थ्रू हमें फ्लक्स फाइंड करना है वो प्लेट अपनी yz प्लेन पर है। जब प्लेट जो होगी वो yz प्लेन पर होगी तो उसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो x डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है ना वो एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, एरिया के परपेंडिकुलर। तो अगर एरिया हमारा एक्स वाई प्लेन पे है तो जो एरिया वेक्टर होगा, अगर एरिया हमारा वाई जेड प्लेन पर है, मतलब हमारी प्लेट जो है वो वाई जेड प्लेन पर है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के यानी कि प्लेट के परपेंडिकुलर होता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एरिया वेक्टर लिख लेते हैं, मॉड विद डायरेक्शन। तो मॉड है 1 और डायरेक्शन है आई कैप, मीन्स ये हो गया एरिया वेक्टर आई कैप। तो आइए फ्लक्स का फॉर्मूला ध्यान करें। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट विद आई कैप। तो आई का आई के साथ और आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, सो दिस विल बी 5 वोल्ट मीटर। ठीक है ना, समझ लिया आप लोगों ने अच्छी तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वेश्चन में गिवन था, एरिया वेक्टर हम लोगों ने डिफाइन किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया। आई का आई से करेंगे 5 आएगा, आई का जे से करेंगे 0 आएगा, 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, नोट कर लिया, अच्छे से देख लिया, समझ लिया। तो ये आगे चले भाई। A charge q is placed at each of two opposite corners of a square। एक स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर पर चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है और कैपिटल Q रखा हुआ है, और दूसरे अपोजिट कॉर्नर्स पर चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि अगर स्मॉल q पर नेट फोर्स 0, समझ रहे हैं ना आप लोग क्वेश्चन, अगर स्मॉल q पर नेट फोर्स 0 हो तो तो स्मॉल q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो आइए हम इस वाले स्मॉल q को ले लें। तो ये जो स्मॉल q है वो अपने स्मॉल q को रिपेल करेगा। हाँ, ये स्मॉल q इसको देखिए रिपेल करेगा, फोर्स को हम मान लेते हैं चलिए F1। और ये कैपिटल Q अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें नेट फोर्स 0 करवाना है। नेट फोर्स 0 करवाना है तो एक फोर्स अगर रिपेल कर रहा है, एक चार्ज अगर इसको रिपेल कर रहा है तो बाकी दोनों उसको अट्रैक्ट करें तभी हो पाएगा। तो फिलहाल स्मॉल q की जो स्थिति है वो क्या है, देखिए स्मॉल q पर लगने वाला ये फोर्स F1 है, ठीक है ना, ये फोर्स F1 है, और बाकी ये दोनों फोर्सेस F2 हैं। तो F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा बताइए। F2 का जो रिजल्टेंट आएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से इनका रिजल्टेंट √2 F2 आएगा, जो F1 को बैलेंस करेगा और तब इस चार्ज को इक्विलिब्रियम मिल पाएगा, यानी कि ये फोर्स इसको काउंटर करेगा तब इक्विलिब्रियम मिल पाएगा, है ना। तो आइए हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाएं। F1 √2 F2। तो F1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है, और Q बाई बीच की डिस्टेंस, अगर ये साइड लेंथ a हो तो ये a√2 होगा, स्क्वायर का डायगोनल है, तो यानी कि a√2 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप लोग, इक्वल टू √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच की डिस्टेंस a है ना, तो a स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल करा लिया जाए,
और q अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और स्मॉल q इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 कैपिटल Q आ गया। और साइन कैसा होगा? नेगेटिव। साइन नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये कैपिटल Q स्मॉल q को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों कैपिटल Q स्मॉल q को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमने ये कैसे तय किया कि कैपिटल Q स्मॉल q को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर कैपिटल Q स्मॉल q को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये जो रिपल्शन है ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम समझ गए कि इसका साइन और इसका साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होगा। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करिए इसको। हटा दे भाई। अगला क्वेश्चन, A and B are two concentric spheres shell. If A is given a charge Q, A को एक चार्ज Q दे दिया गया जबकि B को कोई चार्ज नहीं दिया गया, और B को अर्थ भी कर दिया गया। तो जब B को अर्थ कर दिया गया तो B के आउटर लेयर पर कोई चार्ज नहीं होगा, और B की इनर लेयर पर माना कि माइनस का Q डैश चार्ज मान लिया हमने। कहाँ पर बोलो? B की इनर लेयर पर कितना चार्ज मान लिया? माइनस का Q डैश, या चलो माइनस भी ना मानो, जो आना होगा वो आ जाएगा। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना देते हैं, इतनी जगह में बन नहीं पा रहा। ये इनर शेल हो गया, ये आउटर शेल हो गया, यहाँ पे चार्ज प्लस का Q है तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। अर्थिंग करने की वजह से आउटर के बाहर में तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, और आउटर की इनर लेयर पर हमने चार्ज को कितना मान लिया? Q डैश मान लिया। अब अगर अंदर वाले का पोटेंशियल V1 है और बाहर वाले का पोटेंशियल V2 है, तो हमें इन चार में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल B विल बी 0, बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड है चार्ज ऑन B इक्वल टू एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑन A। तो सेकंड वाले को हमें सॉल्व करना होगा। तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल 0 होगा, तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल लिखिए 1/4πε0 स्मॉल q की वजह से दूरी B, इस दूरी को A मान लीजिए और इस दूरी को B मान लिया जाए। तो बाहर होने की वजह से Q बाई B होगा, और Q डैश की सरफेस होने की वजह से Q डैश बाई B होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये इस Q के नीचे जो B लिखा गया है वो एज अ डिस्टेंस लिखा गया है, और इस Q डैश के नीचे जो B लिखा गया है वो एज अ रेडियस लिखा गया है। और क्योंकि आउटर शेल अर्थ है इसलिए आउटर शेल का पोटेंशियल 0 होगा। इस प्रकार से Q बाई B प्लस Q डैश बाई B इज इक्वल टू 0। सो Q डैश बाई B इज इक्वल टू माइनस Q बाई B। B से B कैंसिल हो गया, और आउटर शेल पर जो चार्ज निकल के आया वो इनर शेल के इक्वल एंड अपोजिट आया। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। द फील्ड इनसाइड A एंड आउटसाइड B विल बी 0। अब ये जो कह रहे हैं A के अंदर, स्फीयर A के अंदर यानी कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट P1 है, और बाहर यानी कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट P2 है। तो P1 पर फील्ड कितना होगा? एट पॉइंट P1 फील्ड विल बी 0 प्लस 0, क्योंकि दोनों के अंदर है। समझ रहे हैं ना आप? ये जो पॉइंट P1 है वो दोनों स्फीयर के अंदर है, और बाहर वाले एनवेलप की वजह से अंदर कभी फील्ड नहीं होता है, तो ये होगा 0। अब आ जाइए बात कर लें P2 की। तो P2 जो पॉइंट है वो कहीं भी बाहर मान लीजिए, सामने कहीं भी बाहर मान लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान ले। चलिए P2 दूरी मान ले हम लोग R है ना, दूरी पूरी R मान ली जाए भाई। तो आइए P2 पर फील्ड लिखें। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, अंदर वाले Q के बाहर है तो रेडियस काम आएगा, और बाहर वाले Q डैश के भी बाहर है तो रेडियस लिखा जाएगा, है ना। तो 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर और माइनस का Q बाई
आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के बराबर है। इस तरीके से ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन सी भी सही हो गया। इस प्रकार से हमारा टिक होगा ऑल ऑफ द एबव। चौथे ऑप्शन पे हम सर्किल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करिए। A solid sphere of radius r has charge q uniformly distributed over the volume। एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में बराबरी से फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस एट विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पर पोटेंशियल मान लीजिए कि V1 है और यहाँ कहीं बाहर जाके पोटेंशियल जो है वो V2 है। तो इनका कहना है कि V2 इज इक्वल टू अगर हाफ V1 हो तो ये दूरी x हमको फाइंड करना है सरफेस से, और हम सेंटर से दूरी मान लेते हैं चलिए r, ठीक है ना। ये हमने माना हुआ है और हमें पहले स्मॉल r निकाल के फिर हमें x निकालना पड़ेगा। जो स्फीयर का रेडियस है वो r है और जो चार्ज है वो q यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो V2 कैसे लिखा जाएगा तुम बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ठीक है ना, इज इक्वल टू V1 कितना होता है, V1 होता है सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एट विच, ठीक है। चलिए तो सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है बोलो, 3/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एट सरफेस, ठीक है ना। सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने हाँ के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और q से q भी कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट 1/r इज इक्वल टू 3/4r। सो वी कैन से दैट r इज इक्वल टू 4r/3, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए हम r से रेडियस को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, 4r/3 माइनस r कर देंगे, समझ के कर रहे हैं। ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक r है और ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है। तो कैपिटल R में हम स्मॉल r में हम कैपिटल R को माइनस कर देंगे तो सरफेस से इस पॉइंट की दूरी x हमें मालूम पड़ जाएगी। तो ये आ गया 4r माइनस 3r, 4r माइनस 3 और बाई 3 मीन्स r/3। अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करिए, ठीक से देखिए कि चीज़ को देखिए, ज़्यादा रटिए नहीं, एक चीज़ को देखिए समझिए और एक बार देख लीजिए फिर अपने आप जल्दी जल्दी ट्राई करिए। समय दीजिए, मतलब तैयारी को समय देना पड़ता है। जो वीडियो देख लिया आपने, हर क्वेश्चन को आपने समझ लिया, उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी इसको अपने आप लगाने की कोशिश करिए और देखिए कि कहीं आप फंस तो नहीं रहे हैं। यहाँ फंस रहे हैं वो अच्छा है कि मालूम पड़ जाए, ये अच्छा है कि आप कहाँ फंस रहे हैं ये आपको मालूम पड़ जाए, बहुत अच्छा है। यही इसी को तैयारी कहते हैं कि हम कहाँ फंस सकते हैं। भाई जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते हैं तो ये नहीं मालूम पड़ता कि हम कहाँ पे फंस सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप फंसते भी हैं और आप अपनी गलती को ठीक भी कर लेते हैं। यही तरीका सही तरीका होता है। 4 डाइपोल्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस माइनस ई एक क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। ये देखिए 4 डाइपोल एक क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए हैं और सरफेस पर फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, मालूम है ना आप लोगों को, समझ रहे हैं ना, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे गॉस लॉ कहते हैं। और अंदर कोई चार्ज ना होने की वजह से सरफेस पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये गॉस लॉ आपके सामने लिखा हुआ है। कंप्लीट गॉस लॉ ये होता है, क्लोज इंटीग्रेशन E ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस फॉर्मूले से हम
बहुत सारे सिस्टम्स के सरफेस पर बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। एक पेंडुलम है जिसमें चार्ज Q है और वो सिंपली हैंग है। अब उसको एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। जब इस पेंडुलम को हम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पेंडुलम पर एक फोर्स लगने लगेगा, जिसकी वजह से वो वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट जब हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पर एक फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स लगेगा mg, और यहाँ पर आएगा टेंशन। तो हमको टेंशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो आइए वर्टिकल से एंगल थीटा बताया जा रहा है, तो हम टेंशन के कंपोनेंट कर लें। तो टेंशन के कंपोनेंट आइए हम लोग कर लेते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकल वाला एंगल भी थीटा होगा। तो टेंशन का ये कंपोनेंट t cos थीटा होगा और इन साइड की तरफ वाला कंपोनेंट t sin थीटा होगा, ठीक है ना। तो t cos थीटा mg को बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ से अगर हम टेंशन फाइंड करना चाहें तो आंसर होगा mg अपॉन cos थीटा। क्या ये किसी ऑप्शन में है? mg अपॉन cos थीटा किसी ऑप्शन में नहीं है। ये आंसर सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को बैलेंस करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान क्या होता है? Q इंटू E के बराबर होता है। t sin थीटा इज इक्वल टू QE, सो वी कैन से दैट t इज इक्वल टू QE अपॉन sin थीटा। तो टेंशन के दोनों मान सही हैं। mg अपॉन cos थीटा भी सही आंसर है और QE अपॉन sin थीटा भी सही आंसर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सही तो है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, और वो सही भी है और ऑप्शन में भी प्रेजेंट है। अच्छा सवाल है। Two isolated charge conducting spheres of radius a and b produce the same electric field near its surface। बात समझिएगा पहले, ठीक है ना। दो स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस रिस्पेक्टिवली a और b हैं, और वो अपनी सरफेस पर इक्वल फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2। अगर वो अपनी सरफेस पर इक्वल फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी सरफेस पर पोटेंशियल का रेशियो V1 अपॉन V2 हमको फाइंड करना है। सरफेस का पोटेंशियल V1 और V2 हमको फाइंड करना है। तो आइए पहले जो चीज़ गिवन है उसकी हेल्प लेकर कोई चीज़ फाइंड करें। तो मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, और इसको मान लो कि हम लोग क्या मान लें? लेट सिग्मा मान लें, ठीक है ना। इक्वल टू लेट सिग्मा, ठीक है ना। अब आइए सरफेस पर पोटेंशियल के फॉर्मूले तैयार करें। सरफेस पर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला तो होता है 1/4πε0 Q बाई R, और जब हम Q को रिप्लेस करते हैं सिग्मा में तो कैसे रिप्लेस होता है बोलिए? सिग्मा इंटू 4πr², ऐसे रिप्लेस होता है। और 4π से 4π कट जाता है, एक R से R कट जाता है, और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला निकल के आता है सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पहले V1 लिखने की कोशिश करिए। सिग्मा R मतलब रेडियस बाई एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड की सरफेस पर लिखने की कोशिश करिए। सिग्मा R मतलब रेडियस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से V1 और V2 का अनुपात रेडियस का अनुपात होगा, A अपॉन B होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, रिलेवेंट है, छोटा है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार करिए। अच्छे से देख लीजिए, समझ रहे हैं ना आप लोग ठीक से? एक बात समझ रहे हैं, दोनों की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर बताया गया, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले इस्तेमाल करिए। तो हमें मालूम पड़ा कि दोनों की सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सेम होगी, यानी कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, जिसको हम लोगों ने सिग्मा मान लिया। अब सरफेस पर पोटेंशियल का रेशियो फाइंड करना है, तो पहले हमने सरफेस के पोटेंशियल के फार्मूले को समझा।
ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो Q के फॉर्म में है और नीचे जो हमने फाइंड किया है वो R के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में है। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू सिग्मा R मतलब A बाई एप्सिलॉन नॉट और V2 इज इक्वल टू सिग्मा R मतलब B बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से V1 बाई V2 इज इक्वल टू A अपॉन B आएगा। अच्छा सवाल है। Two point charges plus Q and minus Q are held fixed at minus A and A respectively. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, माइनस A कॉमा 0 पे एक पॉजिटिव चार्ज है और प्लस A कॉमा 0 पर एक नेगेटिव चार्ज को रखा गया है, ठीक है ना। और इनका क्वेश्चन है कि बताइए कहाँ कहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, ये एक डायपोल की तरह होगा, ठीक है ना। ये सिस्टम एक डायपोल की तरह होगा और डायपोल की फील्ड जो होती है एक्सिस पर वो हाँ इस तरफ P के टूवर्ड्स होती है। तो P लेफ्ट साइड में है माइनस से प्लस, P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी E के पैरेलल होती है, पता होगा आप लोगों को। एंड ऑन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फील्ड E1 इधर होगी, यहाँ पर फील्ड E2 भी इधर होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फील्ड कैसी होगी, इसके टूवर्ड्स, इससे अवे। तो यहाँ पर फील्ड E3 इस तरफ होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फील्ड इससे अवे, उसके टूवर्ड्स। तो यहाँ पर जो E4 होगा वो भी इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ और यहाँ फील्ड लेफ्ट में होगी, जबकि इन दोनों के बीच में फील्ड राइट साइड में होगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। E एट ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज अलोंग E। यहाँ पर हम देखिए, ये ब्रॉड ऑन पॉइंट है और ब्रॉड ऑन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिख रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम P वेक्टर कहते हैं वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। ये देखिए, P इधर है तो E जो होगा वो इधर होगा। इस E को हम नाम दे रहे हैं E1, E2, E3, E4, चलो इसको E5 नाम दे दें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, पॉजिटिव वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, एक टेस्ट चार्ज Q0 को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में इनका कहना है कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन किया जाएगा। आइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग समझें। Q0 इस पॉइंट को चलिए हम O मान लें, तो V एट O माइनस V एट इनफाइनाइट। तो पॉइंट O पर फील्ड पोटेंशियल 0 होगा और इनफाइनाइट पर तो 0 होता ही है। पॉइंट O पर पोटेंशियल 0 क्यों होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल प्लस Q की वजह से होगा उतना ही पोटेंशियल माइनस Q की वजह से होगा, इसलिए नेट पोटेंशियल पॉइंट O पर 0 होगा। इस तरह से वर्क डन विल बी 0। तो ये डी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत हो गया और ऑल ऑफ द अबव सही है, गलती हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन ये अच्छा है, बहरहाल बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। A conducting shell S1 having charge Q is surrounded by uncharged concentric conducting sphere shell S2. Let potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं हम लोग आज। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस, माना कि रेडियस A एंड B है और अंदर वाले पे जो चार्ज है वो Q है और बाहर वाले पे कोई चार्ज नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करनी है। इनका कहना है कि अभी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस समय पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब अगर बाहर वाले स्फीयर को एक चार्ज दे दिया जाए, कितना, माइनस का 3Q चार्ज बाहर वाले को दे दिया जाए, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आइए हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझें, V1 और V2 के डिफरेंस को समझें। तो बताइए यहाँ पर V1 कितना होगा। V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल Q की सरफेस है
तो रेडियस लिखेंगे और स्मॉल और बाहर वाले पे कोई चार्ज है नहीं। इसी प्रकार से V2 लिखेंगे, V2 लिखिए, V2 अंदर वाले की वजह से लिखिए Q/B, और बाहर वाले में कोई चार्ज है नहीं तो बाहर वाले के लिए तो होगा नहीं। तो V1 बनाने में भी यही Q इन्वॉल्व होगा और V2 बनाने में भी यही Q इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बाहर कोई चार्ज, फिलहाल बाहर वाले स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है। तो V1 बनाने के लिए भी Q का यूज़ करेंगे, मतलब Q रिस्पॉन्सिबल होगा, और V2 बनाने के लिए भी यही Q रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से हम अगर डेल्टा V फाइंड करेंगे तो V1 माइनस V2 करेंगे, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लीजिए। जब हमने ये काम किया तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर हम बाहर वाले स्फीयर को चार्ज दे भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा V सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा V सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो अब अगर हम ये सिचुएशन बना दें तो भी V1 और V2 का डिफरेंस यही आएगा, चाहे आप फाइंड करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है ना। आइए फाइंड करते हैं। V1 डैश लिखिए और V2 डैश लिखिए। V1 डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ इसका सरफेस है, ये देखिए इसका सरफेस है तो रेडियस काम आएगा, और -3Q के अंदर है तो उसका भी रेडियस काम आएगा, ठीक है ना। कैपिटल Q का सरफेस है तो रेडियस काम आएगा, -3Q के अंदर है तो भी रेडियस काम आएगा। और अब देख लीजिए V2 डैश कैपिटल Q के बाहर है तो डिस्टेंस काम आएगा, यहाँ इसके बाहर है तो डिस्टेंस काम आएगा, और -3Q की सरफेस है तो रेडियस काम आएगा। यानी कि कैपिटल Q के नीचे जो B लिखा गया है वो एज अ डिस्टेंस लिखा गया है, और -3Q के नीचे जो B लिखा गया है वो एज अ रेडियस लिखा गया है। ये वो लोग अच्छे से समझ रहे हैं जिन्होंने, जैसे आज ही लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हुआ है, उसमें हम लोग ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए बाहर के लिए सेंटर से दूरी काम आती है Q के अपॉन में सेंटर से दूरी, सरफेस के लिए Q के अपॉन में रेडियस, और अंदर के लिए भी Q के अपॉन में रेडियस, ठीक है ना। तो जब V1 लिखेंगे, V1 डैश लिखेंगे तो इसका सरफेस है तो रेडियस, और इसके अंदर है तो रेडियस। और जब V2 डैश लिखेंगे, ये देखिए यहाँ का पोटेंशियल V2 डैश लिखेंगे तो कैपिटल Q के बाहर है तो डिस्टेंस है ना, और -3 वाले के सरफेस पर है तो रेडियस। तो ये B एज अ डिस्टेंस लिखा गया, ये B एज अ रेडियस लिखा गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि अब अगर हम, हाँ इसके बाद हम थोड़ा सा सोल्यूशन ऊपर बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ बनाएंगे डेल्टा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये फैक्टर देखिए कैंसिल हो जाएगा, जब ये फैक्टर कैंसिल, अरे दोनों में है ना, तो जब माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये और ये। तो Q कॉमन ले लेंगे, तो 1/A आएगा, -1/B आएगा। तो देखिए हमारे डेल्टा V के आंसर में ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में होने की वजह से जब माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ दिस माइनस दिस, और कैपिटल Q कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1/A माइनस 1/B। यानी कि हम अब स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि जो डेल्टा V है वो अंदर वाले स्फीयर के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी कि डेल्टा V को अगर हम बाहर वाले स्फीयर का चार्ज चेंज करें तो डेल्टा V पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम अंदर वाले चार्ज को चेंज करेंगे तो डेल्टा V पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा V है वो अंदर वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम अंदर वाले चार्ज को डबल करेंगे तो डेल्टा V भी डबल हो जाएगा, हाफ करेंगे तो डेल्टा V भी हाफ हो जाएगा। सवाल अच्छा है और बुकलेट में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी किया गया है। At a certain distance from a point charge, the field intensity is 500. एक पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो है 500 वैल्यू की, 500 वोल्ट पर मीटर, और जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर वो -3000 है।
इससे साबित होता है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव है, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव होने का मतलब ही है कि चार्ज जो है वो नेगेटिव है। चलिए, तो हमको फाइंड करना है ये दूरी, है ना, और चार्ज की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी है। तो दूरी फाइंड करने के लिए हम पहले ई का फॉर्मूला नोट करने जा रहे हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का मतलब है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 समझ गए ना, समझ रहे ना आप लोग, समझते जा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ई और बी के जब फॉर्मूले लिखे और जब हमने इनको डिवाइड किया तो देखिए ध्यान से हमको आर का मान मिल जाएगा, क्योंकि ई अपॉन बी करने पर कितना आएगा बताइए, 1/r। बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 1/r स्क्वायर और अपॉन ये आर ऊपर जाएगा 1/r। इसकी वैल्यू 500 और इसकी मॉड वैल्यू 3000 वोल्ट इज इक्वल टू 1/r। सो 1/6 इज इक्वल टू 1/r। सो r इज इक्वल टू 6 मीटर। एक आंसर आ चुका है, लेकिन r इज इक्वल टू 6 मीटर पहले तीसरे और चौथे तीनों में है, तो अब हमें आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आइए आगे सॉल्व करने के लिए हम पोटेंशियल की हेल्प ले लें। तो v इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर। v की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 3000 और ये 9 × 10⁹ क्यू फाइंड करना है। r की वैल्यू 6 है मान लीजिए, ठीक है ना। तो जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 1000 अगर हम 3 से कट करें और 3 × 10⁹ और ये q अपॉन 6, so q इज इक्वल टू 6000 अपॉन 3, 6000 अपॉन 3, 6000 अपॉन 3, q 6000/3 इंटू 10⁹ तो ये हो गया 2000 इंटू 10⁻⁻9, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, यानी आप कह सकते हैं 2 माइक्रो कूलम्ब। सवाल अच्छा है, देख लिया आप लोगों ने, समझ लिया आप लोगों ने, समझ के पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि समझ के पढ़ने से ही अच्छे से याद होगा, अच्छे से तैयारी होगी। याद मत करिए ई का फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला, डिवाइड करिए आर आ जाएगा, फिर बी के फॉर्मूले या ई के फॉर्मूले से हम क्यू निकाल लेंगे। हमने बी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ई के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी क्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। 6 मीटर दूरी है और 2 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डे 12 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो गया शीट नंबर कौन सा, 6 हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक शीट और करेंगे, जिसमें हम लोग देखिए हम लोग वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब कवर कर चुके हैं 6 शीटों में। और अब हम लोग अगली शीट में सबका मिक्स कवर करेंगे और साथ में हम लोग डाइपोल के कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उस शीट में डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तैयार करिए।